नमस्कार। आप देख रहे हैं रिंजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। और तो यानी कि मैं पिछले यानी कि एक दो महीने से वीडियोस नहीं बना रहा था, तो अभी मैं वीडियोस एक बार पुनः बना रहा हूँ। तो पिछले यानी कि अगर मैं बात करूँ पिछले यानी कि महीनों में क्या हुआ, तो जनवरी के महीने में हमने देखा जो दिसंबर में स्नोफॉल कम हुआ था तो काफी अच्छा स्नोफॉल दिखा। कड़ाके की सर्दी भारत के कई इलाकों में जनवरी में सॉरी देखने को मिली। और फिर फरवरी के महीने में जो हमने देखा कि शुरुआत में जो स्नोफॉल दिखी, फिर यानी कि शुरुआत तक, फरवरी की शुरुआत तक सर्दी थी। उसके बाद यानी कि तेजी से तापमान बढ़े, क्योंकि एक के बाद एक जो पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, वो यानी कि वीक थे, ज्यादा स्नोफॉल नहीं दे रहे थे, और एक के बाद एक लगातार आ रहे थे। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो लगातार चल रही थी इस प्रकार, ये अभी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, इस बारे में ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता होगा। इस प्रकार जो हवाएं उस समय चल रही थी, यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ था। तो यहाँ सर्कुलेशन है, पश्चिमी विक्षोभ है। तो इसी चीज के चलते क्या हो रहा था, यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो रीजन है, ये यानी कि आपको पता है कि थार डेजर्ट पाकिस्तान वगैरह का रीजन है, तो ये काफी यानी कि जल्दी गर्म होता है। और उत्तरी हवाएं नहीं चलती है तो ये और ज्यादा इसलिए जल्दी गर्म हो जाता है। उत्तरी हवाएं चलने से, क्योंकि एरिड रीजन है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो क्योंकि ऐसे पश्चिमी दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चली, तो यहाँ से जो हवाएं आ रही थी दिल्ली तक उतना सर्दी नहीं पहुंच रही थी, पर पूरा जो राजस्थान और गुजरात स्पेशली गुजरात के कई इलाकों में 40 डिग्री का जो आंकड़ा है वो फरवरी के महीने में यानी कि टच कर गया। और राजस्थान के भी कई इलाके जो मिड 30s के ऊपर, और कुछ एक इलाके 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुके थे, यानी कि 40 डिग्री छू चुके थे। तो अभी मार्च के शुरुआत में भी ने देखा काफी, यानी कि जनवरी फरवरी तो विंटर सीजन जो है वो तो चला गया। अब प्री मानसून सीजन, यानी कि मानसून के जो पहले के 3 महीने मार्च अप्रैल में, अब हम लोग इसमें पहुंच चुके हैं। आज 8 मार्च है, होली का दिन है। तो आप सभी को यानी कि होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसी के साथ यानी कि आज होली के दिन में कई इलाकों में बेमौसम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। आज ही नहीं, इसकी शुरुआत जो है पिछले 2-3 दिन से ही हो चुकी है। और अगर यानी कि और अगर मैं और एक चीज आपको बता दूं, अगर जैसे प्री मानसून सीजन इसके बाद मानसून है, तो मानसून में जो है इस बार यानी कि ऐसा संभावना है, जैसे मैं पिछले साल आपको अगर याद होगा कि मैं बता रहा था कि यानी कि एलिनो इस साल जाके यानी कि धीरे धीरे उभरना शुरू हो रहा है। तो इस बार यानी कि इवॉल्विंग एलिनो है। और एलिनो आपको पता है कि जो प्रशांत महासागर का जो यानी कि पेरू पेरू तट के आसपास जो कोल्ड करंट होता है, वो यानी कि वार्म करंट में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो तापमान है यानी कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन का, वो नॉर्मल के ऊपर अगर चले जाता है तो एलिनो होता है। नॉर्मल में रहने से ये न्यूट्रल होता है, और नॉर्मल के नीचे रहने से लालीना होता है। तो लालीना अभी तक था, लालीना अभी खत्म हो चुका है। और लालीना के बाद अब यानी कि अभी तो न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है। धीरे धीरे जो है मई जून का महीना आते आते जो एल्निनो है वो उभरना शुरू हो जाएगा। जून जुलाई अगस्त यानी कि मानसून के जो प्रोमिनेंट महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। तो इस महीने में जुलाई से लेकर सितंबर तक जो एल्निनो है वो ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल से ज्यादा हो जाएगा। और एल्निनो रहने से जैसे प्रशांत महासागर अगर गर्म होता है, तो इस तरफ यानी कि हमारा जो इंडियन ओशन है, जो भारतीय यानी कि भारत का जो यानी कि इंडियन ओशन महासागर है, यहाँ पर तापमान इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया है यानी कि यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर तापमान एवरेज से इसलिए कम हो जाता है। और तापमान कम होगी तो एवेपोरेशन कम होगी, यानी कि नमी कम ऊपर उठेगी, बादल कम बनेंगे, बारिश की गतिविधियां कम होगी मानसून में। तो ये चीज देखने को मिलता है। पर और एक चीज इसको यानी कि अफेक्ट करता है, अगर काफी यानी कि अच्छा होता है वो चीज, तो वो है आईओडी, यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल। आईओडी में मैं अगर आपको अभी एक जिस्ट बता दूं तो क्या होता है, मैं यानी कि अभी तो क्योंकि ये स्प्रिंग बैरियर है, यानी कि स्प्रिंग बैरियर मतलब कि अभी मार्च के महीने तक जो भी फोरकास्ट आते हैं वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, यानी कि अप्रैल मई मई के महीने में जाकर के ही एकदम एक्यूरेट फोरकास्ट वेदर मॉडल्स में आ पाता है। तो जो इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है, ये जो आप अरब सागर देख रहे हैं और इससे सटा जो मालदीव वाला जो ये जो एरिया है इंडियन ओशन का, यहाँ पर नॉर्मली तापमान ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली जो बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसके, यानी कि इस एरिया से इस एरिया में ज्यादा, यानी कि इस एरिया में ज्यादा तापमान होते हैं इस एरिया की तुलना में, बंगाल की खाड़ी वाले जो एरिया की तुलना में।
तो ये यानी कि न्यूट्रल में यही रहता है। और पॉजिटिव होने से जो है, ये वाला जो अरब सागर का जो एरिया मैंने बोला जहाँ तापमान ज्यादा रहता है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और नेगेटिव अगर आईओडी होता है तो ये जो बंगाल की खाड़ी, सॉरी, पॉजिटिव आईओडी में ही बंगाल की खाड़ी वाला जो पार्ट है, जो इंडियन ओशन का, उसका यानी कि तापमान ऑलरेडी नॉर्मल में कम होता है, वो और भी कम हो जाता है। तो ये होता है यानी कि। और अगर पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है कि आपको पता होगा, जब इंडियन मानसून होता है, अभी जैसे हवाएं इस प्रकार जा रही है अभी, क्योंकि थोड़ा यानी कि ये शेप नहीं आया इंडियन मानसून का। आप देखेंगे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का, जब हवाएं इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी दिशा से जो चलना शुरू होती है, आपने देखा होगा पिछले साल में वीडियोस बनाए थे उसमें, अप्रैल मई के महीने से ही धीरे धीरे जो दक्षिणी दिशा से ये हवाएं ऐसे केरला तट में पहुंचने लगती थी, तो यहाँ से जून का महीना आते आते पूरा इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो आने लगती है भारत की तरफ, इस प्रकार से यहाँ से सोमालिया वगैरह से घूमते हुए। तो यहाँ पर यानी कि आप देखिए इस रीजन में ही जो है मेन मानसून का ब्रांच यहीं से आता है। तो अगर ये वाला एरिया ज्यादा गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मानसून में यानी कि बादल ज्यादा ऊपर उठेंगे, यानी कि हवाएं ऊपर उठेंगी, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तो ये होगा। ये हालांकि और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर आप मेनली ये समझिए कि आईओडी पॉजिटिव होने से भारतीय मानसून जो है वो अच्छा होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारा अच्छा होता है। और नेगेटिव रहने से वो बुरा होता है। नेगेटिव में अभी अगर मैं बता दूं तो नेगेटिव में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर जो ज्यादा तापमान होने से होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है, और यहाँ पर तापमान बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में बढ़ जाता है। हो सकता है नेगेटिव में भी अगर ज्यादा नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर तापमान ज्यादा बढ़े रहे, अरब सागर वाली एरिया में यहाँ कम रहे, पर जो एवरेज जितना रहना चाहिए उससे कम हो जाता है यहाँ पर तापमान, और यहाँ बढ़ जाता है। ये अब नेगेटिव में ये होता है। और तो उस समय मानसून ऐसे ही खराब हो जाता है। पर इस बार जो है एल नीनो के साथ साथ लग रहा है फिलहाल के स्थिति के से कि जून के महीने के बाद जो आईओडी है वो काफी, यानी कि काफी नहीं पर पॉजिटिव की तरफ ही दिखा रहा है, यानी कि पॉजिटिव वन तक जा सकता है। और अगर पॉजिटिव टू थ्री इस प्रकार चला गया, जो 2019 में हमने देखा था एल नीनो था, तब भी आईओडी का काफी ज्यादा टू थ्री बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था आईओडी, तो भारतीय मानसून एकदम नॉर्मल रहा। तो इस बार भी अगर वैसा देखने को मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि भारतीय मानसून जो एल नीनो का प्रभाव काफी हद तक कम होगा। पर हो सकता है कि अगर पॉजिटिव वन भी पहुंचे तो थोड़ा कम करेगा प्रभाव को, पर कोई खास उसका उतना असर नहीं दिखेगा। तो यानी कि तब भी हो सकता है कि थोड़ा मानसून नॉर्मल जो जितना होना चाहिए नॉर्मल, उससे कम रहे बारिश मानसून में। पर लग रहा है कि और हो सकता है कि और भी आगे पॉजिटिव हो जाए, जैसे पॉजिटिव टू तक भी अगर पहुंच जाती है तो मानसून नॉर्मल हो जाएगी। पर अभी देखने वाली बात है, जैसे मैंने बोला स्प्रिंग बैरियर है, तो अभी अप्रैल या मई के महीने में एकदम जो है सटीक जानकारी अप्रैल में ही आ जाएगी। हो सकता है मई में और भी थोड़ा एडिट हो, मई मई के महीने तक पूरी तरह जो है एकदम साफ जानकारी आ जाएगी। तो ये है, अभी ये बात हुई आपके यानी कि जो मौसम पैटर्न वगैरह जो मानसून के अफेक्ट करता है। वेदर की बात करूं तो वेदर में भी हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में भी आज यानी कि कल और आज में भी कई इलाकों में, उत्तरी महाराष्ट्र में तो ओलावृष्टि हुई है, और यहाँ पर जो है मेघ गर्जना, आंधी वगैरह कुछ इलाकों में, और बारिश की गतिविधियां राजस्थान में और मध्य प्रदेश के इलाकों में देखने को मिली है। तो इसका वजह अगर मैं आपको बता दूं कारण, तो क्या है कि अभी स्पेशली जो है कॉन्फ्लुएंस जोन बना है, और एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था अभी वो लगभग हट चुका है, पर अब भी एक ट्रफ रेखा है, इसलिए आप देखेंगे बदमड़े रवि में मॉइस्चर दिखा रहा है। बारिश के दिन में कुछ इलाकों में, पूरे इलाके में कॉन्फ्लुएंस जोन एक, सॉरी, कॉन्फ्लुएंस जोन टाइप बना हुआ है स्थिति। तो यहाँ पर एक स्पेशली एक ट्रफ रेखा बना हुआ था, इतना बड़ा नहीं था, यहाँ पर था। पर क्या हो रहा था, इसको थोड़ा सपोर्ट मिला है। एक तो थोड़ी शुष्क हवाएं भी जहाँ उत्तर से आ रही थी, पर यहाँ अरब सागर की तरफ से और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर कन्वर्जेंस से जो मॉइस्चर इसको सिर्फ रेखा को मिली, एक एंटी साइक्लोन जो है वो अब पहले तो जमीनी भागों पर था, अभी धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ भी और भी यानी कि आगे तक बढ़ गया है। अभी आप देखिए यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन बना हुआ है, जो विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र। तो अभी भी आप देखिए अंदर तक ऐसे बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी आ रही है, अरब सागर की तरफ से भी थोड़ी सी नमी आ रही है। यहाँ पर आप देखिए जो है अरब सागर में विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, वो भारत से काफी दूर है, पर बना हुआ है एक दक्षिण पाकिस्तान और ओमान वगैरह की तरफ। तो इन वेदर सिस्टम्स के चलते कॉन्फ्लुएंस जोन ही मेन है और टफ रेखा।
तो बारिश गतिविधियां देखने को मिली है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी और मध्य प्रदेश के इलाकों में। छत्तीसगढ़ में आज रायपुर में भी कई दिनों के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं अक्टूबर, जब मानसून विदा हुआ उसके बाद से बारिश की गतिविधियां नहीं दिखी थी, यानी कि बस वही नवंबर दिसंबर में काफी बूंदाबांदी वगैरह हुई थी। आज भी उतनी भारी बारिश नहीं हुई है, पर आज सुबह एकदम, यानी कि एकदम आप कह सकते हैं एकदम जो भोर के समय में वर्षा की गतिविधियां आज कुछ यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो इसी प्रकार अभी आगे भी देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं क्षेत्र वाइज बात शुरू करूं, तो एक यानी कि पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था पहाड़ों में, अभी वो आगे निकल चुका है। तो पहाड़ों में अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, और आगे भी अगर मैं अभी बात कर लेता हूँ, हो सकता है आपको अगले यानी कि कुछ दिन वीडियो ना मिले, एक हफ्ता वीडियो ना मिले, उसके बाद से फिर से मैं यानी कि 16-17 तारीख के बाद से, 17 तारीख के बाद से मैं वीडियो आपको दे दूंगा। तो अभी 13-14 तक अगर मैं बात करूं, तो आप देखिए यहाँ ये जो मैदानी इलाकों की अभी अगर मैं बात करता हूँ, तो पश्चिमी विक्षोभ तो इसलिए अभी कुछ खास अभी आने वाला है नहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान, पर हाँ 13 तारीख को हो सकता है कि एक आए। उतना सशक्त नहीं होगा, पर हाँ कुछ हल्की फुल्की बारिश गतिविधियां। अभी बर्फबारी तो आप कह सकते हैं कि लगभग अब समाप्त सी हो जाएगी, क्योंकि अब तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और फरवरी का महीना इस साल जो है आपको पता होगा, 122 साल में, यानी कि जब तक से डेटा है, जब तक से जो IMD ने डेटा कलेक्शन शुरू किया है, तब से लेकर के अभी तक सबसे गर्म फरवरी था। तो ये है। और मैदानी इलाकों में बात करूं, तो अभी पहले अगर सैटेलाइट इमेजरी आपको दिखा दूं, तो ये तो पश्चिमी विक्षोभ का आप देखिए आगे है। ये बादल यहाँ पर आज सुबह यहाँ पर था, अभी मूव करते हुए ये बंगाल की खाड़ी की तरफ यहाँ चला गया है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा की तरफ। धीरे धीरे हो सकता है इन इलाकों में बारिश हो, पर यहाँ पर अभी भी आप देखिए ये बादल बना हुआ है। आपका जो ये है आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में अभी भी ये बना हुआ है, इसलिए बारिश की गतिविधियां यहाँ दिख रही है। तो अभी ये बादल मैंने आपको दिखा दिया। अब बारिश की गतिविधियों की बात करता हूँ, तो पंजाब, हरियाणा में यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां होने की संभावना काफी कम नजर आ रही है, और यहाँ पर हो सकता है शुष्क उत्तरी हवाओं का भी इस प्रकार आप देखिए अभी एंट्री देखने को मिल सकता है। राजस्थान में भी अभी यही हवाएं, स्पेशली पश्चिमी और मध्य राजस्थान तक कल आप देखिए इन्हीं ये हवाएं ही हावी रहेंगी। अब देख सकते हैं साफ साफ वेदर मॉडल में ये जो यहाँ पर एक रिज भी बन सकती है। रिज मतलब जो हाई प्रेशर ट्रफ या एंटी साइक्लोन जैसी स्थितियां इस इलाके में बन सकती है। तो यहाँ से ऐसे आप देखिए यहाँ से घूमती हुई हवाएं, इसलिए ये ऐसे गुजरात और राजस्थान के इलाकों में पहुंच सकती हैं। और ये और हाँ हाँ, इसको पार करते हुए ये हो सकता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भी इस प्रकार ये हवाएं पहुंच जाए। पर एक ट्रफ रेखा जैसी स्थिति कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के लो प्रेशर ट्रफ, दक्षिणी उत्तराखंड से लेकर के उत्तरी मध्य प्रदेश तक, बुंदेलखंड के एरिया में कल बुंदेलखंड जो आपका ब्रज वाला जो एरिया है, यहाँ पर ब्रज जिसको हम कहते हैं ब्रज भूमि, यहाँ यहाँ से लेकर के यानी कि मथुरा, वृंदावन, इसके ऊपर से, और यहाँ पर जो मीरठ वगैरह के ऊपर से बरेली और यहाँ झांसी तक एक ट्रफ रेखा बन सकती है। और इसके चलते यहाँ कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बरेली, आगरा, यहाँ पर लखनऊ तक भी, और सीतापुर, फिर हो सकता है कि बादल मूव करते हुए अयोध्या, और हो सकता है कि आपका जो गोरखपुर है, गोरखपुर तक भी बादल बादल छा जाए कल, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। दिल्ली में थोड़ा डाउटफुल है, आप देखिए बादल दिल्ली के दक्षिण से वेदर एक्टिविटी मूव करती हुई जाएगी। तो हो सकता है कि दिल्ली के कुछ दक्षिणी इलाकों में जो चर्चिल झज्जर के इलाकों में, पलवल वगैरह में, यहाँ पर आप देखिए बारिश की गतिविधियां दिख सकती है। मथुरा, आगरा तो मैंने बुलाई है, वहां पर और भी ज्यादा चांस है। तो साउथ दिल्ली में तो बारिश की गतिविधियां थोड़ा संभावना ज्यादा है, पर हो सकता है कि न्यू दिल्ली में ना देखने को मिले। दिल्ली के उत्तरी इलाकों में और दिल्ली के उत्तर में, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना काफी कम है। और तापमान अगर मैं दिखा दूं, तो आप देखिए बारिश हटते ही कल उत्तरी हवाएं चलते ही उत्तरी दिशा से यहाँ जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान वगैरह में काफी गर्म हो जाएगा, गुजरात भी काफी गर्म हो जाएगा, पाकिस्तान का सिंध का एरिया भी काफी ज्यादा गर्म हो सकता है। 10 तारीख को बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएगी। अब देखिए पूरी तरह से यहाँ से अभी उत्तरी हवाएं हावी होगी, और ये जो शुष्क हवाएं हैं
यहाँ से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल तक, राजस्थान पूरे जो मैदानी इलाके हैं, इंडो गंजेटिक प्लेन है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, विदर्भ के यानी कि महाराष्ट्र तक, उत्तरी महाराष्ट्र तक की हवाएं चल सकती है 10 तारीख को। तो मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा उत्तर भारत का। और 11 तारीख को भी शुष्क रहेगा। 12 तारीख को फिर से थोड़ी हवाएं बदल सकती हैं। आप देखिए हवाएं मंद पड़ना शुरू होगी, पश्चिमी विक्षोभ भी धीरे धीरे आना शुरू होगा। 13 एक बार फिर आप देखिए, 14, 15, स्पेशली 15, 16 तारीख के बाद फिर से पूरे इलाके में, यानी कि भारत के कई इलाकों में वेदर एक्टिविटी प्रभावित करना शुरू कर सकती है। उसके बारे में आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। तो फिलहाल ये वाला जो वेदर एक्टिविटी है, जो भी होली के आसपास हुआ है, कुछ इलाकों में फसल भी बर्बाद हुए हैं और ये सब भी मौसम बारिश के चलते, तो ये अब हट जाएगी धीरे धीरे। अभी हट भी चुकी है और भी आगे हटेगी, यानी कि अभी ये धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगी और फिर 11, 12 तारीख होते होते ये लगभग समाप्त हो जाएगी पूरी। तो ये है, यानी कि उत्तर भारत में धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा, यानी कि अभी पश्चिम से पूर्व की तरफ वेदर एक्टिविटी ये बढ़ेगी। तो अब अगर मैं मध्य भारत की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, गुजरात में अब मौसम शुष्क हो जाएगा, गर्म हो जाएगा मौसम। और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बुंदेलखंड एरिया में बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती है कुछ हलचल। और यहाँ जो मध्य प्रदेश के बाकी इलाके हैं, एक मिनट, हाँ, तो ये वाले जो, यानी कि भोपाल वगैरह में हो सकता है कि अब भी हल्की हल्की बारिश रहे भोपाल में, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान रह सकती है भोपाल में, देखने को मिली है। उसके बाद लग रहा है जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके होती हुई, जो ट्रफ के नीचे से, जो ट्रफ के ऊपर यहाँ पर तो ट्रफ बनेगा झांसी तक जो मैंने बोला, इसके नीचे से इस प्रकार राजस्थान की तरफ से शुष्क हवाएं पहुंच सकती है इस प्रकार, उत्तर पश्चिम दिशा से विदर्भ, छत्तीसगढ़ तक, उत्तरी महाराष्ट्र तक, इस प्रकार जो जलगांव जलगांव अकोला या गुजरात की तरफ से होती हुई हवाएं आ सकती है। तो इसके चलते दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है, जबलपुर, शहडोल, गदरवाड़ा, सागर, भोपाल, इन सारे इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क हो जाएगा। पर जो सिंगरौली वगैरह है और सतना वगैरह, रीवा, यहाँ पर हो सकता है कि 9 तारीख को भी हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां दिखे, पर 10 तारीख को मौसम शुष्क हो जाएगा, उत्तरी हवाएं आ जाएंगी यहाँ तक इस प्रकार। अब देखिए यहाँ से हवाएं पहुंच जाएंगी। और अभी तो ये हवाएं बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, गर्म हवाएं चलेंगी, लू ऐसे हालात कुछ इलाकों में बन सकते हैं, पर अभी उतना तापमान बढ़ा नहीं है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हुई है, उतना राहत उतनी राहत की बारिश नहीं दिया है इस बारिश की गतिविधियां ने। कुछ इलाकों में दिया है राहत, पर ज्यादातर इलाकों में ही अब भी गर्मी बरकरार है। तो इसलिए अभी तापमान फिर से बढ़ेंगे, पर क्योंकि अभी तक जो है आप देखेंगे मिड 30s तक ही तापमान बढ़े हैं, 40 डिग्री का आंकड़ा ज्यादातर इलाकों ने ही नहीं छुआ है। तो इसलिए लू जैसे हालात तो नहीं रहेंगे, पर हाँ हल्की जो हवाएं जो है एकदम जो ठंडी रहती है उत्तरी हवाएं, वो ठंडक अब चली गई है पूरी तरह उत्तरी हवाओं से। तो ये है। और बाकी इलाकों की बात करूं तो महाराष्ट्र में अब मुंबई में जो बारिश देखने को मिली थी, उत्तरी महाराष्ट्र में ओले ओले गिरे थे। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ हो जाएगा। 10 और यहाँ भी कुछ इलाकों में उत्तरी दिशा से हवाएं चल सकती है, और 10, 11 तारीख को तो होते और भी बढ़ जाएगा। मुंबई में अब मौसम शुष्क हो जाएगा। और तापमान दिखाओ मुंबई में, तो एक बार फिर आप देखिए जो एकदम, यानी कि काफी तेज गर्मी फिर से शुरू हो सकती है। अभी तो उतना जो 40 डिग्री यहाँ पर पहुंच गया था, अब 40 नहीं होगा, बट 36, 37 हो सकता है कि 38 डिग्री तक तापमान पहुंच जाए। तो इस प्रकार रहेगा। और छत्तीसगढ़ में और विदर्भ में मौसम अब शुष्क हो जाएगा, बारिश की दिन देखने को मिली थी। पर हाँ, हो सकता है कल 9 तारीख को भी हल्की फुल्की बारिश हो, यहाँ पर हो जाए। और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में कल भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। रायपुर से लेकर के यहाँ पर नीचे कांकेर वगैरह में, जबलपुर में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में संभावना थोड़ी कम है, पर रूल आउट नहीं कर सकते। कल परसों भी 9, 10 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। पर जिन इलाकों में नहीं दिखेगी वहां पर गर्मी थोड़ी रह सकती है। इन इलाकों में ज्यादा हो सकता है, चांस थोड़ा कम है, पर दिख सकता है। और 10 तारीख के बाद 11 तारीख से मौसम लगभग खुश्क हो जाएगा। पर और छत्तीसगढ़ के से क्योंकि सटा हुआ जो राज्य है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां अब उड़ीसा के जिन इलाकों में नहीं हो रही थी, वहां पर कल से शुरू हो जाएगी, उड़ीसा के आंतरिक हिस्सों में।
संबलपुर वगैरह में सारे इलाकों में बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती है। झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, मेघ गर्जना के साथ। हल्की बुल्की, उतनी तेज नहीं होगी, हल्की बारिश हो सकती है यहाँ पर। तो ये देखने को मिल सकती है। 11 तारीख होते होते बारिश और थोड़े पूर्व में बढ़ते हुए 11-12 तारीख को हो सकता है पश्चिम बंगाल के भी कुछ दक्षिणी इलाकों में हो सकते हैं कि कोलकाता, खड़गपुर, यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। पर पश्चिम बंगाल में अभी क्या हो रहा है कि उत्तरी दिशा से कल परसों से हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, और ये जो उत्तरी दिशा से हवाएं ये शुष्क होंगी, तो पश्चिम बंगाल में तो ये जो सिस्टम ने उतना कोई खास अगर एक्टिविटी नहीं दिया है, तो पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में, बिहार में भी तो दिन यानी कि अभी गर्म बना रहेगा। आप देखिए तापमान यहाँ 33 डिग्री तक जा रहा है, 33-34 वेदर मॉडल दिखा रहा है, तो हो सकता है आराम से 35-36 डिग्री तक तापमान जा सकते हैं। और अभी भी यानी कि रात में कई इलाकों में अभी थोड़ा कंफर्टेबल वेदर, रात यानी कि एकदम जो भोर का समय है वहाँ उस समय देखने को मिल रहा है। पर जो ठंडक है वो अब समाप्त हो चुकी है, सर्दी तो पूरी तरह विदा हो ही चुकी है। सुबह के समय केवल जो कंफर्टेबल वेदर है वो रह सकते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे अभी बादल हटेंगे, मौसम शुष्क होगा, तो अब देखिए जो मिनिमम टेम्परेचर है 4-7 बजे के आसपास, यहाँ पर आप देखिए उत्तर भारत में तो अभी भी हल्का ठंडकपन बना हुआ है। बारिश की जो उम्मीद है उसके चलते ठंडक थोड़ा बढ़ सकता है। देखिए दिल्ली के आसपास 14 डिग्री तक, दिल्ली पंजाब में जा सकता है, राजस्थान के कुछ इलाकों में 14-13 डिग्री तक भी हो सकता है गिर जाए आधे इलाकों में। पर संभावना कम है, तो यानी कि उतनी सर्दी नहीं रहेगी, पर हल्की सर्दी अब भी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के भी इलाकों में आप देखिए 14-15 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालांकि 15 के ऊपर ही रहेगा, 15 से 20। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ विदर्भ इन इलाकों में भी मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री हो सकता है, 19-18 तक गिरे। मध्य प्रदेश में भी 15 से 20 के बीच बना रहेगा ज्यादातर इलाकों में। और गुजरात में तो अब सुबह की भी सर्दी अब देखिए लगभग समाप्ति हो चुकी है यहाँ पर, यानी कि 22-23 से थोड़ा कम्फर्ट है। पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार रहेगा, अभी क्योंकि मौसम शुष्क होगा, तो आपको पता है जो रेडिएशन धरती छोड़ती है ऊपर वो होगी, और ये हवाएं भी जो शुष्क होगी, शुष्क हवाएं जो है जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है, जल्दी रिलीज करती है, तो ये देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत में मुख्यतः मौसम उतना कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगा। पर बादल अभी भी छा सकते हैं, बादल बादल छा सकते हैं दक्षिण इलाकों में, पश्चिम बंगाल के स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश में अभी पश्चिमी विक्षोभ आ गया है, तो अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी असम के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और हो सकता है कि और भी कुछ मेघालय वगैरह में कुछ हल्का मॉइस्चर पहुंच सकता है। संभावना कम है, तो हो सकता है कल कुल की बारिश दिखे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से डायरेक्ट तो मॉइस्चर नहीं जा रहा, तो ज्यादातर इलाकों में नमक वगैरह में मौसम शुष्क रहेगा, बांग्लादेश में मौसम शुष्क रहेगा। और और अगर मैं अभी दक्षिण भारत की तरफ चलूँ, तो दक्षिण भारत में अभी वेदर एक्टिविटी दिखी थी पिछले कुछ दिन पहले, अब फिर से मौसम शुष्क हो चुका है। और जो है अब बारिश गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोई खास वेदर एक्टिविटी दक्षिण भारत में नहीं होगी। पर कहीं भी हम यहाँ रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि दोनों सागरों से नमी तो पहुंच रही है। तमिलनाडु में इस प्रकार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं आ रही है ऐसे, और जो दक्षिणी महाराष्ट्र में तक आ रही है, तो ये जो सारा आप इलाका देख रहे हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, कहीं भी आप कह सकते हैं कि बादल मूव कर आ सकता है। ज्यादा तापमान बढ़ने से हो सकता है कि मेघ गर्जना वगैरह या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर, कहीं भी पूरे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिल सकती है। पर जो तटीय इलाके होंगे, ऐसे जो तमिलनाडु के, वहां पर ये चीज ज्यादा देखने को मिल सकता है। केरलम और ये आपका जो तटीय कर्नाटका का इलाका है और आंतरिक कर्नाटक है, यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर तो पश्चिमी घाट है, तो आपको पता है यहाँ पर अगर बंगाल की तरफ से पूर्वी हवाएं आती है तो शुष्क होती है, तो यहाँ पर तो तापमान बढ़े रहेंगे। पर जैसे यानी कि तापमान बढ़ते हुए अगर सी ब्रीज शुरू होता है, अब देखिए अरब सागर की तरफ से, यहाँ पर तो अब देखिए तापमान काफी ज्यादा रहेंगे कल 9 तारीख को भी, और 10 तारीख को भी 39-40 डिग्री तक तापमान जा सकते हैं। गोवा भी काफी गर्म बना हुआ है। पर अगर अब देखिए जैसे ही यानी कि दोपहर के 2-3 के बजे के बाद क्या होता है, प्रेशर यहाँ पर लो हो जाता है, जमीनी भाग होता है, तो अरब सागर की तरफ से अगर नमी ऐसे आप देखिए वेदर मॉडल दिखा रहा है, अचानक से अगर आना शुरू होती है, तो उसके साथ कभी कभी क्या होता है, नमी के साथ जैसे हवाएं ऊपर उठती होती है, तो अगर बादल बन जाते हैं, हालांकि बारिश देखने को नहीं मिलती, काफी कम देखने को मिलती है, पर हाँ बादल बादल जो छा जाते हैं, जो हाई क्लाउड्स है वो बन जाते हैं, कभी कभी मूव वगैरह करके आ जाते हैं बादल, अगर ऑलरेडी अरब साइड में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर
इस प्रकार आ जाते हैं, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ बूंदाबांदी वगैरह देखने को मिल जाए। तो इसी प्रकार का रहेगा कि कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है कि सारा इलाका गर्म बना रहेगा। बेंगलोर में भी बेंगलोर में उतनी गर्मी तो नहीं रहेगी, पर हाँ 31-32 इस प्रकार का तापमान यहाँ रह सकता है। अभी भी आप देखिए बेंगलोर वगैरह के आसपास के इलाके में, यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर तो अब भी 14-15 डिग्री इस प्रकार तापमान है, तो वो रहेगा। और तो इसी प्रकार का दक्षिण भारत में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। और पर अगर आगे की अगर मैं बात करूँ तो आगे भी आप देखिए 13 तारीख तक भी कोई खास वेदर एक्टिविटी तो दिख नहीं रही है। पर अभी धीरे धीरे क्या होता है, मार्च के महीने में हाँ कुछ हल्की फुल्की बारिश आप देख पा रहे होंगे कभी कभी कभी, तो वो कुछ खास वेदर एक्टिविटी नहीं। पर मार्च के महीने आते आते दक्षिण भारत में बारिश जो है बनने लग जाती है। पर इस बार यानी कि थोड़ा कम बारिश देखने को मिली है, थोड़ी सी कम बारिश। पर आगे अगर मैं 16-17 को आपको दिखाऊं तो उस समय दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां एक ट्रफ रेखा बनेगी और देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अगले सब जो 4-5-6 दिन के दौरान वेदर एक्टिविटी खास नहीं रहेगी, गर्मी बरकरार रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां कोई खास नहीं होगी। कुछ दक्षिणी द्वीपों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकता है। अभी क्या है कि जो वेदर एक्टिविटी आप देखिए काफी अच्छी वेदर एक्टिविटी, जो मालदीव वगैरह जो इलाका है यानी कि इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी है। पर ये दक्षिण भारत की तरफ मूव करते हुए आप देखिए नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी उत्तरी हवाएं इस प्रकार यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ से हावी है, तो ये इसको यहाँ पर पुश नहीं कर पाएगा। अगर हवाएं इस प्रकार दक्षिणी दिशा से आती, ऐसे अगर दक्षिणी दिशा, दक्षिण पूर्वी दिशा से, दक्षिण पूर्व से तो उतना नहीं आती, दक्षिण पश्चिम से भी अगर आ जाती दक्षिणी दिशा से तो मूव कर कर आती थी। इसलिए जो अंडमान निकोबार में भी अभी यानी कि अगर आप ऐसे दूर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। कुछ दक्षिणी द्वीप में जैसे हो सकता है जो निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर निकोबार में देखने को मिल जाए। लक्षद्वीप में भी इसी प्रकार कोई वेदर एक्टिविटी खास नहीं रहेगा, हो सकता है बूंदाबांदी वगैरह देखने को मिले, इससे अधिक कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये रहेगा भारत का मौसम अभी अगले कुछ दिनों के दौरान, और अगले 24 से 48 घंटे के दौरान। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय जगत।